2024 तक आते आते हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा दुनिया में जिसके पास अपनी ना एयरलाइंस होगी, ना टेलीकम्युनिकेशन होगा, ना रोड होंगे, न स्वास्थ्य होगा, न स्कूल होंगे। ये सब लोग बेचने पे लगे हुए। तेल क्या रेट हो गया है? दाल उबाल के खाते हैं, इतने पैसे नहीं मिलते हम लोगों की, उसमें हम तड़का लगा के खाएं। बजट बिगड़ गया, बजट बिगड़ गया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें उजाड़ करके फेंक दिया कम से कम 50-60 आदमियों को। हमारे मंत्री जी ने प्राइमरी विद्यालय बंद किए हैं। सुनिए ये बात, मैं राज्य पे आता हूँ। नमस्कार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। बीच बाजार सियासी चर्चा में आज हम मौजूद हैं गदरपुर में। हम चर्चा करेंगे, भाजपा सरकार के 5 साल का मूल्यांकन करेंगे, विपक्ष में बैठी कांग्रेस की भूमिका पर भी हम लोग बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जो कि कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने की कोशिश उत्तराखंड में कर रही है, उत्तराखंड में आखिर आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत हो सकती है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, इस आम चुनाव में जनता की भागीदारी क्या होनी चाहिए, जनता कितनी राजनीतिक बन पाती है चुनाव से, इस पर सोचना आम आदमी का कर्तव्य है। अनसुनी आवाज इस डिबेट को गदरपुर विधानसभा में इस नुक्कड़ चौराहे पर लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज सेतिया जी हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस से मोनीश चौधरी जी हैं, मनु चौधरी जी, आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, आम आदमी पार्टी से सुभाष व्यापारी जी हैं, आप व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और गदरपुर विधानसभा सीट से आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी के तौर पर हमारे बीच में किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी जी मौजूद हैं। एक नई पार्टी न्याय धर्म सभा से सुशील राणा जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज की बहस की शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी से करेंगे। 5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, कोई 5 उपलब्धियां अपनी सरकार की बताइए। जो इस समय उत्तराखंड की व्यवस्था है ये बिल्कुल पटरी पर है। पिछले जो 15 साल बीते थे उसमें से भाजपा की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन जो सुकून इस समय है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के अंदर, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, तो बहुत सुकून की इस समय ज़िंदगी है। यहाँ पर कहीं कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है, कहीं कोई आफत नहीं है। शहर में हर विकास कार्य हर काम गति से चल रहा है। और अब जो युवा नेतृत्व तो हमारे को मिला है पिछले 3-4 महीनों से, उन्होंने जो निर्णय लिए हैं पिछले 3-4 महीनों में, वो इस प्रदेश के क्या इस पूरे देश की राजनीति को डबल इंजन की जो सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, 5 बड़ी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं जिनको आप उंगलियों पे गिना सकते हैं? अब मैं उपलब्धियों तो ये कह सीधा ये बता रहा हूँ कि रहने का स्तर के ही अंदर ही चेंज आया है। डबल इंजन की सरकार में आम लोगों में जीवन में रहन सहन में फर्क आया है, खुशहाली आई है, ऐसा भाजपा का दावा है। अगर ऐसा दावा सच है तो कांग्रेस की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी महिलाओं को सिलेंडर बांटे, गैस के चूल्हे बांटे, वो ले गए और उसके बाद फिर से जंगल से लकड़ी काट के दोबारा वही पुराने जीवन के ढर्रे पे आ गए। गैस का सिलेंडर जो 430 रुपये में महंगा था वो आज 1000 रुपये में सस्ता है। जीवन का स्तर तो अपने आप ही सुधर गया है। जो पेट्रोल 70 रुपये में महंगाई लगती थी, आज वो पेट्रोल 95 रुपये में इनको सस्ता लगता है, तो जीवन का स्तर अपने आप सुधर गया है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, कैसे खुशहाल होंगे लोग? गलत कैलकुलेशन है। कांग्रेस के टाइम में तो सिलेंडर भी गिनती से मिलते थे और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबने लाइन से या नेतागिरी करके सिलेंडर लिया है। ब्लैक में मिलते थे सिलेंडर और झगड़ा रहता था रोज, और कम से कम एक दिन में 5 सिलेंडर की चोरी होती थी गदरपुर के सिलेंडर की यहाँ पे ऊपर। आज घर पे बैठे आपको सिलेंडर मिल जाता है। 7 साल में 8 साल में आपकी अपनी प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ गए, आप महंगाई को कह रहे हैं। भाजपा का कहना है कि महंगाई नहीं बढ़ी है। सर, आप सिविल सोसाइटी से आते हैं, जनता का पक्ष रखेंगे, क्या महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? अगर ये कह रहे हैं कि सिलेंडर आराम से मिल रहा, उस समय भी 100 रुपये फालतू दो तो आराम से घर पहुँच जाता था। तो भाई 400 और 100, 500, 550 तो वो ज़्यादा अच्छे थे। ये इनका 1000 रुपये अच्छा, यदि हमें ब्लैक में लेना है, 24 घंटे सुविधा चाहिए तो 1000 रुपये में ले लो। अरे भाई 100 तो उस समय में हम ज़्यादा देते थे, तो मनमोहन सिंह के समय में हमारे घर पहुंच जाता था। सवाल इस बात का है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आपने विकास किया है, जिस महंगाई को सड़कों पर गोभी के फूल प्याज लेकर हमारे मंत्री, और एक स्मृति ईरानी हमारी मंत्री रही हैं, इस समय शिक्षा की भी रही हैं, तो वो वहाँ बैठ जाते थे चौराहे में, शोर करते थे कि हाय महंगाई, हाय महंगाई। वो लोग आज कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते। क्या 1000 का सिलेंडर या डीजल पेट्रोल 100 से पार जो है वो इतना महंगा सारा कुछ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ, सुन लीजिए ध्यान से, 2 करोड़ नौकरियाँ हम हर साल देंगे। वो जो करोड़ों लोग आज नौकरी से बाहर हैं, और अभी ये बैंक वालों की कल 2 दिन हड़ताल रही है,
तो जिसका प्राइवेटाइजेशन ये करने जा रहे हैं, जो इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीयकृत हुआ था बैंकों को, तो कहीं ना कहीं बैंक के निजीकरण की बात आ रही है, बैंक के अलावा रेलवे के निजीकरण की बात है, बस स्टैंड के निजीकरण की बात है और तमाम सारे LIC के निजीकरण की बात हो रही है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं, बिजली को निजी हाथों में, पानी को निजी हाथों में देने की पेशकश बीजेपी के द्वारा हो रही है, ऐसा सिविल सोसाइटी की ओर से। सर, ये निजीकरण कर करके देश में सार्वजनिक क्या रहेगा, सरकारी क्या रहेगा? मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, मैं पार्टी का मेरा वो नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे निजीकरण का समर्थक हूँ। आप निजीकरण, आप एक बैंक को देख लीजिए ना, आप सरकारी बैंक में जाते हैं तो आपको कई बार ऐसे घुमा, आप गदरपुर स्टेट बैंक में देख लीजिए कि एक लड़के ने भी थोड़े दिन पहले स्टेटस डाला हुआ था कि यार मेरा बेइज्जती कराने का मन हुआ तो मैं स्टेट बैंक में चला गया। आप प्राइवेट बैंक में जाएं, आपके पीछे पीछे घूमते हैं। सारी चीजों का निजीकरण कर दिया जाए तो सरकार का भी निजीकरण हो जाए क्या? हाँ, सरकार का निजीकरण है ही है, पब्लिक जो चुनती है वो चुनती है चुनाव। सरकारी नौकरियों की जरूरत नहीं होगी, सरकार की नौकरी जरूरत नहीं होगी। हाँ, सरकार की नौकरी क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ जो आप लोग चुनेंगे वो सरकार बनेगी, निजीकरण पहले ही है सरकार का। जी, कांग्रेस के जमाने में निजीकरण शुरू हुआ था। कांग्रेस का कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग है उसका भी निजीकरण हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री तो पहले से ही निजी हाथों में है, तो इसलिए वो निजीकरण की तरफ को ज्यादा ध्यान देते हैं। जो किन निजी हाथों में प्रधानमंत्री? सबको पता है, जो 2-3 उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में जब प्रधानमंत्री खेल रहे हैं तो उन्हें निजीकरण ही पसंद आएगा। उन्हें उद्योगपतियों के हाथ में प्रधानमंत्री खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पर सीधा हमला है कांग्रेस का कि भारत के प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री हैं जरूर, लेकिन वो संचालन उनका उद्योगपतियों के माध्यम से होता है। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस 5 साल बारी बारी गेम चल रहा है। आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत है? काहे आप तकलीफ दे रहे हैं, बीच में क्यों घुसपैठ कर रहे हैं भाई? आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में ज़रूरत है, इसलिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे दस्तक दी है, क्योंकि यहाँ की जनता को तीसरा विकल्प चाहिए, क्योंकि बारी बारी से उन्होंने सरकारें चलाई हैं, 2 बार कांग्रेस 2 बार भाजपा, और यहाँ पे जो है आप किसकी बात करेंगे? बिजली इतना महंगा हो रहा है, यहाँ पे सड़कों पे गड्ढे हैं, फिर आपके रोजगार की स्थिति बड़ी खराब है, महंगाई चरम पे है, हम क्या क्या ना बोले ये बताइए। तो इसलिए जो है कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त हो चुकी है उत्तराखंड की जनता, इसलिए विपक्ष की जरूरत है, तीसरे विकल्प की जरूरत है, आम आदमी पार्टी की जरूरत है, ऐसा कहना है। आम आदमी पार्टी हो गई, भाजपा कांग्रेस हो गए। सर, आपका क्या एजेंडा है? आपकी नई पार्टी है न्याय धर्म सभा, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए, आपकी क्यों जरूरत महसूस होनी चाहिए उत्तराखंड में? जैसा भी आपने बताया कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका। न्याय धर्म सभा कहती है यदि ये 3 स्तंभ हैं तो तीनों लोकतंत्र के द्वारा ही संचालित होने चाहिए। यानी नेता चुनने भर की आज़ादी हमें नहीं होनी चाहिए। जब हम चाहें नेता को हटाना तब हम उसे हटा भी सकें। मंत्री भी हम ही चुनेंगे और हम ही हटाएंगे, यहाँ तक कि जज भी हम ही चुनेंगे, हम ही हटाएंगे। अब नेताजी नियम बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उन नियमों को पारित होना या खारिज ये जनता तय करे। चुनने का अधिकार अगर जनता का है, न्याय धर्म सभा का ये कहना है कि अगर जनता के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता का है तो उसको वापस बुलाने का, अगर आपका जनप्रतिनिधि यानी कि आपका विधायक सांसद अगर ठीक काम नहीं कर रहा है, चेयरमैन सभासद पार्षद भी ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी बुलाया जा सकता है, यानी कि उसको ये दबाव डाला जा सकता है संवैधानिक तौर पर कि भाई वो अपने पद से त्यागपत्र दे। अगर राइट टू कॉल होगा, पीछे उनको अधिकार होगा वापस बुलाने का, तो शायद वो सही काम करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। और दूसरा, मैं थोड़ा सा भाई के साथ आज, क्योंकि ये सत्ता में है तो इन्होंने निजीकरण का व्यक्तिगत रूप से समर्थन किया है, तो मुझे ये बता दो कि जो एम्स है और PGI है, हमारा कोई बंदा बीमार होता है तो हम भागकर सरकारी अस्पताल ढूंढते हैं, हम भागकर शिक्षा का उच्चीकरण की, अगर शिक्षा हमारे बच्चे ने लेनी तो हम सरकारी रुड़की का हम वो ढूंढते हैं, ITI वहाँ पर। तो मुझे ये बताइए कि जब हमें सरकारी चीजें इतनी प्यारी लगती हैं तो फिर हम प्राइवेट की बात क्यों करते हैं? अभी कोरोना काल था, वहाँ पर जब हमने देखा कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं डगमगा गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए आम आदमी नहीं व्यवस्थाएं कर पा रहा था, तब सरकारी हॉस्पिटल ही काम आ रहे थे। आप कैसे कह रहे हैं कि सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे देनी चाहिए? सारी चीजें नहीं, आपने निजीकरण के लिए पूछा, बैंकों का निजीकरण होना चाहिए, रेलवे का निजीकरण होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जो डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है, सरकार को जो घाटा देता है, जैसे BSNL अगर घाटा दे रहा है तो बिल्कुल 100% निजीकरण उसका होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यार, इतनी बड़ी सरकार होती है, वो एक उपक्रम को नहीं चला पाती, घाटे में होती है, और एक उद्योगपति, एक बिजनेसमैन उसको कैसे उबार सकता है? इतनी बड़ी सरकार नहीं उबार सकती। ये सोचने का विषय चाहिए, तो इसीलिए तो निजीकरण आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वही उस अपने काम को ढंग से नहीं करते, इस कारण ये स्थितियां आती हैं। इस कोरोना काल में तमाम सारे उद्योग धंधे चौपट थे, काम लोगों का बंद था,
लेकिन जो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है वो कुछ पूंजीपतियों के हिसाब से बढ़ रही है। आप कैसे तय करेंगे कि निजी हाथों में सारी चीजें चली जाएंगी तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? सारी चीजें निजी हाथों के नहीं मतलब होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो काम करने का ढंग होता है निजी कंपनी वालों का अच्छा होता है, वो सरकार को कुछ ना कुछ कमा के देते हैं। सरकार कब तक लोगों का पेट पालती रहेगी जब वो प्राइवेट सरकार किस लिए होती है? सरकार किस लिए होती है? अगर सरकार लोगों का पेट नहीं पालेगी, लोगों को देखेगी नहीं, लोगों की खुशहाली नहीं देखेगी, तो सरकार किस लिए होती है सर? सरकार के कुछ ऐसा है जैसे कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जैसे हॉस्पिटल की है, शिक्षा की है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसका सरकार का उनको मूलभूत आवश्यकता को उन्होंने देना है। तो अभी ये शिक्षा में तो है ही है, अब अगर स्वास्थ्य में या बिजली में, अभी आपको देखा होगा पहले कैसे किसी चीज़ को घाटे में करना और फिर कैसे बेचना, ये तरीका है। तो अभी आपको याद होगा कि पिछले महीने कोल का संकट बना दिया था, दिल्ली में कोयला ही खत्म हो गया है। तो कोयला किसके पास है आज? सबसे ज़्यादा अडानी अंबानियों के पास, सारे उनको दे रखे खदान। उन्होंने कोयले की सप्लाई वहाँ बंद कर दी, उन्होंने कह दिया कि बिजली नहीं बनेगी, कोयला खत्म, तो बिजली प्राइवेट सेक्टर में दे दो। तो घाटे में करना तो 2 दिन का काम है ना। लालू जी के समय रेलवे फायदे में थी, तो 1-2 साल में इनकी सरकार आते आते कैसे वो घाटे में चला गया रेलवे। कोयला संकट केवल विपक्ष ने बनाया। विपक्ष ने कोयला संकट बढ़ाया है। विपक्ष ने कैसे बढ़ाया कोयला संकट? ये उस चीज की कमी दिखा रहे थे, देश के अंदर कमी कर देते हैं। विपक्ष में कोयला संकट, एक दिन के लिए भी कोई पावर प्लांट बंद हुए नहीं देना है ना, एक दिन के लिए निजीकरण के पक्ष में एक दिन में भाजपा ने रोजगार नहीं देना है, भाजपा ने रोजगार नहीं देना है, इसलिए कोयला संकट। सर मैं आ रहा हूँ, पंकज जी आ रहा हूँ। अब हम पब्लिक से थोड़े से सवाल ले लेते हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक जी यहाँ पर मौजूद है। सर 5 साल सरकार का आकलन आप किस तरीके से करेंगे? 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था। यहाँ हमारे इतने व्यापारी खड़े, कोई एक व्यापारी बता दे किसी एक व्यापारी की बैंक ब्याज माफ़ हुई हो, किसी एक व्यापारी का दुकान का किराया माफ़ हुआ हो, किसी एक भी व्यापारी के बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ हुई हो, किसी भी तरीके से उनको कोई फायदा हुआ तो इनमें इतने व्यापारियों में कोई बता दे। व्यापारियों को राहत पैकेज नहीं मिला। सर आपकी सरकार क्या कर रही थी? लोग त्राहिमाम कर रहे थे व्यापारियों को, आप खुद भी व्यापारी हैं, व्यापारियों को कोई राहत पैकेज नहीं मिला। मैं जितने अच्छी व्यवस्था ढंग से, जितनी अच्छी ढंग से मोदी जी ने कोरोना काल को हैंडल करा, उद्योगों को जितना बूस्टअप करा, आपको केवल सीधा सीधा नगद लाभ की पड़ी हुई है। हर आदमी क्या चाहता है कि मुझे नगद मेरा पैसे में जेब में पड़ जाए। जो पैकेज दिया गया वो उद्योगों को एक बूस्टर के रूप में दिया गया। आज उसका रिजल्ट देखिए कि केवल 2 महीने हुए और कोरोना से उभरे हुए आज जो जीएसटी का संग्रह है वो 1,40,000 करोड़ तक पहुंच गया। आंकड़ों में भाजपा के आंकड़े जो हैं वो वास्तव में बहुत मजबूत हैं कि जीएसटी का आंकड़ा बढ़ गया है, राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, सारी चीजें बढ़ गई है। सर क्या कहना चाहेंगे? एक सरकार जो 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के ऊपर, अपने प्रचार के लिए 2.5 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी डेली के खर्च करता है, वो सरकार आज नोट कर लें ये सारे लोग, 2024 तक आते आते हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा दुनिया में जिसके पास अपनी ना एयरलाइंस होगी, ना टेलीकम्युनिकेशन होगा, ना रोड होंगे, ना स्वास्थ्य होगा, ना स्कूल होंगे। ये सब लोग बेचने पे लगे हुए हैं। आप घर से निकलते हैं, किसी रास्ते पे निकल जाइए, टोल आपको देना पड़ता है। 5 किलोमीटर निकलो तो भी टोल कटेगा आपका। स्कूल प्राइवेटाइजेशन कर दिया सारा का सारा। आज IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर सरकार ने खुद माना है 10,000 वैकेंसियां हैं। ये अनपढ़ रखना चाहते हैं देश की जनता को, ताकि इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैला जा सके, धर्म के नाम पे लड़ाया जा सके। इस सरकार को हटाना पड़ेगा। और जैसा कि सेतिया जी कह रहे थे, बीजेपी के नुमाइंदे हैं ये, कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। ये सारे सरकारी कर्मचारी सुन ले ध्यान से गदरपुर के, कि आप लोगों की वजह से ये कह रहे हैं BSNL, कोल इंडिया ये सब बेचने पड़ रहे हैं। तो सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं, वहीं अंबानी अडानी के कर्मचारी जो है मेहनती हैं। ये नोट कर लें। ये एक नौजवान की बात है, एक युवा साथी की बात है, युवा साथी की बात है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता रहा हूँ दोनों का कैलकुलेशन इन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। सीधा सीधा उनके पास पहुंच गए कि अडानी, मैंने कब कहा कि अडानी के काम करने वाले काम करते हैं, उनके नहीं करते हैं। नॉर्मल सी चीजें हैं, उसको एबनॉर्मल करना विपक्ष की राजनीति है। नॉर्मल सी बात है कि बीजेपी को नौजवान साथी है, वो नौजवान साथी नहीं है, वो विपक्ष में कहाँ आपको नजर आ रहे हैं? नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं, आप मेरी बात को समझिए। अगर ऐसा होते, अगर वो नॉर्मल से होते तो नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि इसके खिलाफ नहीं बोल रहे होते। निजीकरण, आप कब तक किसी चीज को घाटे में चला लोगे? और वो पार्टी सुन लीजिए, ये बात एक बात मैं राज्य पे आता हूं। सर मैं आता हूं, बात करूंगा, मैं राज्य पे आता हूं। राज्य सरकार की एक सेकंड भाई साहब बता दे, इस देश में जब नोटबंदी की थी, उस नोटबंदी का 10-5 लाभ बता दे।
नोटबंदी से काला धन कहाँ गया है, ये काला धन के बारे में बता एक एक करके सर, एक एक करके बात हो जाएगी। एक एक करके खाते में 15 लाख आए जी। तो बता दीजिए आप में से किसी को। 15 लाख कैसा जुमला था आपका? मैं कह रहा हूँ 15 लाख कहाँ गए थे, आपको बताइए तो किसने कहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में मोदी जी आएंगे? ने कहा था। क्या कहा था कि देश के अंदर इतना बाहर में पैसा है कि अगर आपको वहां से वापस लाते हैं तो 15 लाख रुपए तक की एक आमदनी का इतना पैसा पड़ा हुआ है विदेशों में। चलिए, नई पार्टी प्रदेश के अंदर चुनाव है, हम प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। आखिर इतना बदलाव हो रहा है, इतनी घोषणाएं हो रही हैं, कांग्रेस को कहां मौका मिल पाएगा 22 में? कांग्रेस के पास मौका ही मौका है, क्योंकि पिछले 5 साल में केवल उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, विकास कार्य ठप है। और अब जो नया मुख्यमंत्री आया है वो खनन प्रेमी है, उसने पूरे प्रदेश के अंदर खनन खोल रखे हैं। आप किसी भी नदी में जाकर के देख लो, खुलेआम खनन हो रहा है। तो कह रही है युवा मुख्यमंत्री हैं वो। कल मैं अपने एक मित्र के साथ में काशीपुर की तरफ गया था, कुंडेश्वरी से आ गए, जाकर के लाइन लगा करके खनन हो रहा था, लाइन लगा करके गाड़ियां दौड़ रही थी खनन की। खनन माफियाओं का बड़ा मसला है उत्तराखंड में। मैं नई पार्टी आपकी आ रही है। कांग्रेस और भाजपा इतने लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा इतने लंबे समय से चुनावी जंग में है। इनके पास अथाह पैसा है, अथाह ताकत है, संगठन है। आप तो अभी कहीं शुरू ही नहीं हो रहे सर, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, इन सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस नहीं है। पिछले 70-75 साल से, आज़ादी के बाद से ही लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हुई हैं। तो न्याय धर्म सभा ये कहती है कि भारत की जनता है हम, जनता होने के नाते संविधान की उद्देशिका में ये वर्णित है, हमारे 4 जन अधिकार हैं: शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण। सभी बच्चों को समान शिक्षा, शिक्षा के तुरंत बाद रोजगार, उसकी पात्रता के अनुसार, सुविधाएं प्रत्येक ग्राम बस्ती को, और संरक्षण में मुख्य चिकित्सा और बीमा। तो न्याय धर्म सभा सबसे पहले जिस दिन न्याय धर्म सभा का कहना है कि संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार एक आम नागरिक को मिले हुए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, आवास का अधिकार है, कपड़ों का अधिकार है, तमाम जो मूलभूत चीजें हैं, उन सारे अधिकारों को सरकारों को पूरा करना चाहिए, पार्टियों को पूरा करना चाहिए। दीदी क्या कहना चाहेंगे? 5 साल हो गए सरकार को। देखिए, मैं राजनीतिज्ञ तो हूँ नहीं, लेकिन जो मेरे को समझ में आता है थोड़ा बहुत, सरकार काम तब करना शुरू करती है जब हाथी निकल जाता है और पूछ रह जाती है ना। मैं गृहिणी हूँ, सबसे पहले एक जॉब की वजह से पहले मैं एक गृहिणी हूँ। सिलेंडर महंगा हुआ, जैसे कलसी भाई ने कहा था कि 100 रुपये फालतू ही तो देते थे, बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं समर्थन करती हूँ आपकी बात का। 1000 रुपये तो नहीं देने पड़ते थे जी। तेल क्या रेट हो गया है, दाल उबाल के खाते हैं, इतने पैसे नहीं मिलते हम लोगों की, उसमें हम तड़का लगा के खाएं। बजट बिगड़ गया, बजट बिगड़ गया है। मैं अकेले सिंगल पर्सन हूँ, कमाने वाली भी, खाने वाली, क्या बिजली का बिल। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अगर हम बात करें, अरे इतनी सुरक्षा है कि घर में घुस के बलात्कार करते हैं, इतनी अच्छी सुरक्षा है। कोई कभी किसी नेता का नाम आता है, कभी किसी नेता का नाम आता है। रोड में इतनी नेता खुद बलात्कारी है, संसद में बैठे, और हमारे वहाँ इतना अच्छा है कि रोड हमारे संसद में और विधानसभा में बैठे हुए जो जिन पे आरोप लगते हैं वो हर पार्टी के हैं ना। हाँ, हर पार्टी के नेता हैं, तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं ना, बाइज्जत बरी हो जाते हैं ना। नेताओं में एक चारित्रिक अनुशासन और एक चरित्र की पवित्रता की बात होनी चाहिए, ये भी एक एजेंडा होना चाहिए। जो सत्ता पक्ष में होता है उससे सवाल तो किए ही जाते हैं, तो मैं सत्ता पक्ष से ये सवाल करना चाहूँगा कि एकदम से जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री धामी जी इस समय घोषणाएं कर रहे हैं प्रदेश में, तो एकदम से इतना पैसा कहाँ आ गया? इससे पहले जब 5 साल हमारे जो 2 मुख्यमंत्री और बदले गए, या 2 वो मुख्यमंत्री जब रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। आज अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? घोषणाएं अभी चुनावी दौर में, महीने 2 महीने का समय बचा हुआ है, अभी सारी घोषणाएं क्यों करी जा रही हैं और 3-3 मुख्यमंत्री आपको क्यों बदलने पड़ गए? कहने की बात है, लगातार काम चल रहा है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से प्रदेश के अंदर काम चल रहे हैं। 5 लाख रुपए बात मुझे बोलने दो, आप जब आपके पास माइक आए तो आप बोलना। 5 लाख रुपए का एक व्यक्ति का बीमा, इस समय मेरे सांडू है, देहरादून में एडमिट है, कैंसर का इलाज चल रहा है। 1 रुपया उनका शायद जो उसके, शायद आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी मैं बता रहा हूँ आपको। उत्तराखंड में घोषणाओं के प्रदेश में आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत पड़ने वाली है? जी, जितना दिन हुआ है आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में लोगों की जो आधारभूत समस्या है उसको पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। यहाँ पे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा,
ये जो मूलभूत चीजें हैं, रोजगार, तो इन सारी सब पे चीजें आम आदमी पार्टी अगर आप मुफ्त में दे देंगे, हाँ। प्रदेश की जनता को सारी चीजें आप मुफ्त में दे देंगे, प्रदेश कैसे चलेगा सर? जनता का पैसा हम जनता को ही वापस कर रहे हैं। जनता का जो पैसा है वो टैक्स के रूप में ही तो सरकार के पास जाती है, वही पैसा हम जनता को पॉलिसी के रूप में वापस कर रहे हैं। जनता आम को आदमी पॉलिसी पार्टी बना कह रही है कि जनता का पैसा है वो जनहित में लगना चाहिए, हम सारी चीजें दे सकते हैं फ्री में। सर आप सिविल सोसाइटी मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब से, आप वालों से, कि आज तक जो पार्टी चल रही है वो भी तो जनता का पैसा ले रही है, वो तो रिटर्न नहीं दे रही है, आप कहां से दोगे, कहां से बचाओगे हो उसको? सकता है उन पार्टियों को याद नहीं आई हो, वो अडानी अंबानी को दे रहे हो, वो अडानी अंबानी को दे रहे हो। आप अपना समझते हो, तो अगर ये पार्टी दे सकती है वापस, इनके पास क्या रोड मैप है उसके बारे में बताएं। मैं फ्री और एक सवाल ये फ्री की राजनीति सर, फ्री की राजनीति अभी कांग्रेस भी कह रही है। सर एक सेकंड, फ्री की राजनीति अभी कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये जो आम आदमी पार्टी फ्री 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 का जो एजेंडा लेकर के आई है, इनसे ये पूछो हमारे स्टेट का बजट और दिल्ली का बजट कितना अंतर है दोनों स्टेटों के बजट में। लॉजिकली बात की जाए ना, लॉजिकली बात की जाए, क्या वहाँ की महिलाएं नहीं है? आप यहाँ आकर के ऐलान कर रहे हो कि प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देंगे, 200-300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारे यहाँ से 3 गुना ज्यादा आप बजट है उत्तराखंड दिल्ली की का। महिलाओं को 1000 रुपए दे सकते हैं, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए क्यों नहीं? हमने बस का किराया फ्री कर रखा है, दिल्ली में किया है ना महिलाओं के लिए। हॉस्पिटल में 15 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, वहाँ पे बिजली 200 यूनिट फ्री कर रखा है दिल्ली में। उत्तराखंड में आएंगे तो हम 300 यूनिट देंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं ये देखिए, फ्री और निशुल्क में एक फर्क होता है। ये सारे चारों जनाधिकार, ये सारों जितने हमारे जनाधिकार हैं, ये निशुल्क होने चाहिए। निशुल्क का मतलब होता है जिसका शुल्क हम दे चुके हैं टैक्स के रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और फ्री का मतलब होता है भीख। जी, मतलब फ्री कुछ नहीं होता है। सरकार जो दे रही है या कोई भी पार्टी कुछ देने का वादा कर रही है, वो फ्री कुछ नहीं होता है। जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है, उसी टैक्स को आपके जनहित में लगना होता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जसपाल डोगरा जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद है। सर, सरकार के 5 साल का आकलन आप किस तरीके से करते हैं? सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड निर्माण के दौरान जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस पर अभी तक कोई सरकार खरी नहीं उतरी है। बात रोजगार की करें, उद्योगों की करें, तो कोई भी सरकार सही रोजगार मुहैया नहीं करा सकी। यहाँ का युवा भटक रहा है, पलायन करने पर मजबूर है। सरकार को रोजगार के लिए एक ठोस नीति बनानी चाहिए। साथ ही 21 वर्ष के उत्तराखंड में आज जो राज आंदोलनकारी जिन्होंने सारे सितम सहने के बाद इस राज्य का गठन कराया, लेकिन आज उनकी ही अनसुनी हो रही है, उनकी अनदेखी हो रही है। जी, 21 साल की सरकारों ने जनता की अनदेखी की है। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण आज तक नहीं हो पाया। जसपाल डोगरा जी कह रहे हैं कि जो सरकार 21 साल की अवधि में राज्य आंदोलनकारी कौन थे उन्हीं को चिन्हित नहीं कर पाई है, तो वो सरकार जनहित में आगे क्या करेगी?